Student, this is रजनी मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम करेंगे प्लेटो का आदर्शवादी राज्य। प्लेटो के आदर्शवादी राज्य का वर्णन प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में किया, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्लेटो की जीवन का एकमात्र लक्ष्य था आदर्श राज्य का निर्माण, क्योंकि उसने अपने समय में प्रजातंत्र की बुराइयों को अपनी आंखों से देखा और अपने गुरु सुकरात को विष का प्याला पीते देखा। वो इन बुराइयों से बहुत ही क्षुब्ध हुआ और उस वह राजनीति की तरफ मुड़ना चाहता था, लेकिन उस बुराइयों ने उसको इतना प्रभावित किया कि उसने राजनीति से मुख मोड़ लिया और वह एक दार्शनिक बन गया। प्लेटो ने अपने विचारों में आदर्श राज्य के कुछ कारक बताए हैं कि जिनके आधार पर आदर्श राज्य का निर्माण हो सकता है, जिसमें प्लेटो ने सबसे पहला तत्व बताया है आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व को उसने सबसे अधिक महत्व दिया है। आर्थिक तत्व में प्लेटो कहते हैं कि एक उत्पादक वर्ग होगा जो अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखेगा। उसका कार्य सिर्फ अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नियमित करना होगा। और दूसरा तत्व उन्होंने बताया सैनिक तत्व, जिसमें उन्होंने कहा कि सैनिक तत्व जो कि सैनिक कार्य करेगा और उसका कार्य देश की रक्षा का कार्यभार संभालना होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट था उनका वो था दार्शनिक तत्व। दार्शनिक तत्व में प्लेटो कहते हैं कि दर्शन को अधिक महत्व दिया। वो ये कहते हैं कि समाज के अंदर 3 वर्ग होंगे, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। जो दार्शनिक वर्ग का दार्शनिक तत्व है वो दर्शन से संबंधित होगा। जो शासक होगा वो दार्शनिक होगा, वो दर्शन से प्रभावित होगा, जिसे सत्य, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होगी। दर्शन संबंधी कार्य, शासक संबंधी कार्य सिर्फ दार्शनिक वर्ग ही करेगा। प्लेटो ने अपने नेक्स्ट विचारों में आदर्श राज्य की विशेषताएं बताई है कि एक आदर्श राज्य का निर्माण होगा तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, विशेषताएं होंगी, जिनके आधार पर हम उसे आदर्श राज्य कह सकते हैं। सबसे पहले प्लेटो ने बताया कि आदर्श राज्य में 3 वर्ग होंगे। 3 वर्ग मतलब उसने पहले ही बता दिया था कि समाज के अंदर 3 वर्ग होंगे, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करेंगे, किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसने जो ये वर्ग का क्लासिफिकेशन किया वो गुणों के आधार पर किया। शासक वर्ग वही बनेगा जिसमें बुद्धि और विवेक हो। सैनिक वर्ग का काम वही करेंगे जिनमें साहस हो, शौर्य हो। और उत्पादक वर्ग का काम वही करेंगे जिनका अपनी इंद्रिय तृष्णा हो, जिनको संपत्ति के अर्जन की लालसा हो। तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करेंगे और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वही एक आदर्श राज्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया है कार्यों की विशिष्टता। उन्होंने ये कहा है कि तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करें, एक विशेष कार्य उस आदर्श राज्य में सब करेंगे, अपना कार्य करेंगे ताकि उनको अपने कार्यों में निपुणता और कुशलता प्राप्त हो सके। थर्ड सिद्धांत प्लेटो ने दिया न्याय का शासन। प्लेटो कहते हैं कि एक आदर्शवादी समाज के अंदर न्याय की स्थापना होनी चाहिए। न्याय मीन्स तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करें, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, तभी न्याय की स्थापना होगी, तभी एक आदर्श राज्य की स्थापना हो पाएगी। नेक्स्ट प्लेटो ने बोला है दार्शनिक राजा का शासन। प्लेटो ने पहले ही बताया कि शासक वही बनेगा जो दार्शनिक होगा, मीन्स जिसने 50 साल तक की शिक्षा ग्रहण कर ली हो, जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर चुका हो, जिसने सैद्धांतिक शिक्षा भी प्राप्त की हो और व्यवहारिक शिक्षा भी प्राप्त की हो, जो इस पूरे शिक्षा के पाठ्यक्रम में खरा उतरेगा, जो संघर्ष के थपेड़े खाता हुआ अपनी बुलंदियों पर पहुंचेगा या 50 साल तक की शिक्षा ग्रहण कर लेगा, वही दार्शनिक शासक बन पाएगा। तभी जिस राज्य के अंदर दार्शनिक शासन करेगा वही प्लेटो का आदर्श राज्य होगा। नेक्स्ट प्लेटो ने कहा कला और साहित्य पर नियंत्रण। प्लेटो ने कला और साहित्य पर बहुत ही नियंत्रण लगाए हैं। वो कहते हैं कि कला और साहित्य को अगर खुला छोड़ दिया जाएगा तो वो व्यक्ति को पथभ्रष्ट कर सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं और आदर्श राज्य के निर्माण में बाधक हो सकते हैं। अगर आदर्श राज्य का निर्माण करना है तो व्यक्ति को कला और साहित्य के नियंत्रण में रखना होगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा है दार्शनिक शासन की निरंकुशता। प्लेटो ने कहा है कि दार्शनिक शासक को किसी भी प्रकार की सीमाएं नहीं लगाई जाएंगी, प्रतिबंध नहीं होंगे। दार्शनिक शासक जो आदेश देंगे जनता को उनका पालन करना होगा। दार्शनिक शासक ही न्याय की स्थापना करेगा, शिक्षा पर नियंत्रण रखेगा। यानी कि प्लेटो के आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक के पास सभी प्रकार के अधिकार और कर्तव्य होंगे। नेक्स्ट प्लेटो ने कहा है पुरुषों और स्त्रियों के साथ समान व्यवहार। प्लेटो के आदर्श राज्य में स्त्रियों और पुरुषों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में हिस्सा लेने की
छूट होगी, जहाँ स्त्रियों और पुरुषों को बराबर समझा जाएगा, वही आदर्श राज्य होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, शिक्षा राज्य का कर्तव्य। प्लेटो ने अपने विचारों में या अपने आदर्शवादी राज्य के विचारों में शिक्षा को राज्य का कर्तव्य माना है, परिवार का कर्तव्य न मानकर, यानी कि शिक्षा प्रदान करना परिवार का निजी कर्तव्य न होकर राज्य का कर्तव्य है। बच्चा पैदा होने के 7 साल बाद ही परिवार अपने बच्चे को राज्य को सौंप देगा, राज्य अपने अनुरूप नागरिक बनाएगा और अपने अनुरूप शिक्षा देगा। ऐसा राज्य ही प्लेटो का आदर्श राज्य होगा, जिसमें आदर्श नागरिक तैयार होंगे, वही एक आदर्श राज्य होगा। नेक्स्ट, प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना। जितने भी हमने प्लेटो के आदर्शवादी राज्य के विचार देखे, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विचारकों ने उनकी आलोचना की है, जो ये कहते हैं कि प्लेटो ने जो विचार दिए हैं वो व्यवहार में सही नहीं है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, समानता के सिद्धांत के विरुद्ध। प्लेटो के विचारों के बारे में आलोचक कहते हैं कि ऐसा सिद्धांत है जिसमें कहीं भी समानता की बात नहीं की गई, समानता है ही नहीं। 3 वर्ग बनाए, तीनों वर्गों में भी ये बातें कह रहे हैं कि कोई शासक वर्ग का काम करेगा, सैनिक का, उत्पादक का, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शासक और सैनिक वर्ग परिवार और संपत्ति नहीं रखेंगे, उत्पादक वर्ग परिवार और संपत्ति रख सकते हैं। तो इस तरीके से तीनों वर्गों में भेदभाव किया, जो कि समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है और इसे आलोचक सही नहीं मानते। नेक्स्ट कहते हैं समाज में विघटन। जिस तरीके से ये तीनों वर्गों में अलग अलग बातें कही, भेदभाव पैदा किया, इससे समाज में विघटन पैदा होगा, समाज में दरार पैदा होगी, एकता में बाधा आएगी। इसलिए आलोचक प्लेटो के आदर्शवादी राज्य को उचित नहीं मानते। आदर्श राज्य जातीयता का पोषक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आलोचक ये कहते हैं कि प्लेटो ने अपने आदर्शवादी जो विचार दिए हैं वो सिर्फ यूनान राज्य के संदर्भ में दिए हैं। उन्होंने कहीं और की बात नहीं की, ना ही किसी पूरा विश्वव्यापी दृष्टिकोण दिया। वो सिर्फ अपनी जातीयता या अपने नगर से ही चिपके हुए थे, उन्हीं से संबंधित विचार दे रहे थे, जो कि एक राजनीतिज्ञ या दार्शनिक के लिए उचित नहीं प्रतीत होता। नेक्स्ट, कार्यात्मक विशिष्टता की पद्धति अनुचित। आलोचक कहते हैं कि प्लेटो ने कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति दी कि शासक शासक का ही कार्य करेगा, उत्पादक उत्पादक वर्ग का कार्य करेगा और सैनिक सैनिक वर्ग का कार्य करेगा। इससे तो एक व्यक्ति एक कार्य में ही बंधा रहेगा, वो अन्य कार्यों की नॉलेज ही नहीं ले पाएगा और ना ही दूसरे कार्यों में एक्सपर्ट हो पाएगा, जो कि उचित नहीं है। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। नेक्स्ट, अव्यवहारिक, यानी कि आलोचक कहते हैं प्लेटो ने जो आदर्शवादी राज्य के विचार दिए वो अव्यवहारिक हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। प्लेटो जो विचार देता है वो इस धरती पर लागू नहीं हो सकते, वो तो किसी स्वर्ग लोक में ही लागू हो सकते हैं, उनको लागू करना बहुत ही कठिन है। अनैतिहासिक, अनैतिहासिक का अभिप्राय यह है कि प्लेटो ने जो विचार दिए, आलोचक कह रहे हैं वो इतिहास में कहीं लागू नहीं हुए, ना हमने इतिहास में देखा और ना पढ़ा, इसलिए ये विचार अनैतिहासिक है। साम्यवादी सिद्धांत अनुचित। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साम्यवादी विचारधारा प्लेटो परिवार विषयक और साम्यवादी विषयक संपत्ति विषयक साम्यवाद की बात करती है, जो कि उचित नहीं है। क्या बिना परिवार और बिना संपत्ति के कोई भी व्यक्ति रह सकता है, देश की रक्षा कर सकता है? जब तक हम परिवार और संपत्ति में रहते हैं हमें प्रेरणा मिलती है, हम उत्साहित होकर कार्य करते हैं। जब हम परिवार और संपत्ति के मोह में ही नहीं होंगे तो हम देश को कैसे संभालेंगे, कैसे कार्य करने में हमारा मन लगेगा? हम निष्क्रिय हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। इसलिए आलोचक प्लेटो की साम्यवादी पद्धति को उचित नहीं मानते। कला साहित्य पर कठोर नियंत्रण। आलोचक कहते हैं कि साहित्य तो बहुत ही एक खुले विचार वाला व्यक्ति होता है जो साहित्य पढ़ता है या कला पर पढ़ता है। इनको किसी भी बंधनों में नहीं बांध सकते, इनको हम खुला छोड़ेंगे तभी हम अपने विचार व्यक्त कर पाएंगे। लेकिन प्लेटो कला और साहित्य पर नियंत्रण लगाते हैं। वो कहते हैं कला और साहित्य पथभ्रष्ट करते हैं। क्या कभी सुना कि कला और साहित्य व्यक्ति को पथभ्रष्ट करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कला साहित्य जब व्यक्ति पढ़ता है तो उसके दिल दिमाग का विकास होता है, जो कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है। लेकिन प्लेटो ने इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया, जो कि आलोचक कहते हैं कि ये उचित प्रतीत नहीं होता। नेक्स्ट, शिक्षा व्यवस्था दोषपूर्ण। प्लेटो ने जो अपनी शिक्षा व्यवस्था का क्लासिफिकेशन किया वो आलोचकों को सही नहीं लगा। उसने शिक्षा व्यवस्था में सबसे पहली बात तो यह है कि जो अनिवार्य शिक्षा देने के बाद उच्च शिक्षा उसने सैनिक और शासक वर्ग के लिए रखी, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं रखी, जो कि सही नहीं है, और आम जनता की कहीं भी बात नहीं की। तीसरा, शिक्षा का पाठ्यक्रम इतना लंबा, क्या कोई व्यक्ति इतनी लंबी शिक्षा हासिल कर पाएगा? जब इतना लंबा पाठ्यक्रम होगा तो शिक्षा उतनी ही महंगी होगी, जो कि हर व्यक्ति हासिल नहीं कर पाएगा और उचित प्रतीत नहीं होता। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार।
प्लेटो ने जिस प्रकार की व्यवस्था दी, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था थी, चाहे वो दार्शनिक राजा का शासन था, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली शिक्षा थी। एक व्यक्ति के हाथ में आप सारा शासन दे देते हो, इट मीन्स आप निरंकुशता को बढ़ावा देते हो, उस पर किसी प्रकार की सीमाएं या प्रतिबंध नहीं है, तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना नहीं तो और क्या है। इसलिए हम प्लेटो के विचारों को बिल्कुल भी उचित नहीं मानते।